दोस्तों, आज हम वैदिक सिविलाइजेशन का भाग 2 लेके आ रहे हैं। इसके पहले भाग 1 आ चुका है जिसमें हमने वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, जहां एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वैदिक सिविलाइजेशन का आरंभ हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से लेके 600 बीसी ईस्वी तक चली। उसके बाद देखिए, वैदिक पीरियड को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक मानते हैं, और इसके बारे में जो हमें वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद इज द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ऋग्वेद से ही हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इस अर्ली वैदिक पीरियड में वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। The names of rivers, mountains and oceans which are mentioned in Rigved, we have clear idea of geographical area in which Rigvedic people lived. देखिए, जो भी नदियाँ, पहाड़ और समुद्र जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, उससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो किस जियोग्राफिकल एरिया में रहते थे। देखिए, हम कैसे जानेंगे कि वो कहाँ रहते थे? जो ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उसमें जिनका वर्णन होगा, वो वर्णन उन्हीं चीज़ों का तो करेंगे जिनके बारे में वो जान रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं। तो उसी से हम ये आइडिया लगाते हैं कि वो उन लोगों का जियोग्राफिकल एरिया कहाँ था। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे, दे वर कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु के एरिया के आसपास ही इनका जीवन था। सप्त सिंधु क्या है? 7 नदियों का एक समूह, जिसमें सबसे मुख्य सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियाँ और सरस्वती नदी। तो ये 7 नदियाँ थी जिसके आसपास इन लोगों का जीवन था। ऋग्वेद मेंशन्ड 40 रिवर्स, यानी ऋग्वेद में कुल 40 नदियों के बारे में जिक्र किया गया है। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई इस अर्ली पीरियड में, इस अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान, वो थी दशराजन युद्ध, दशराजन वॉर। इसमें क्या थे कि 10 राजाओं ने राजा सुदास, जो कि भरत किंग थे, त्रिशुस फैमिली के, इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। और ये युद्ध परशुनी रिवर के पास हुआ था। परशुनी रिवर, जिसको आज हम रावी नदी कहते हैं, इसके पास ये युद्ध लड़ा गया जिसमें राजा सुदास की जीत हुई। देखिए, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था अर्ली वैदिक पीरियड का, वो मेनली ऐसे डिवाइड था। जो सबसे नीचे था वो था कुल। जो सबसे नीचे मतलब जो सबसे छोटा उसका अंग था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो कुल यानी फैमिली, मतलब जो फैमिली या जिसको वो लोग कुल बोलते थे। उसके ऊपर ग्राम यानी विलेज। उसके ऊपर विस यानी कि जो क्लैन, कुछ गाँव को मिला के क्लैन बनता था, और कुछ क्लैंस को, कुछ विस को मिला के जन, जिसको जैसे हम कबीला कहते हैं। जैसे आज के दौर में हम कबीला समझते हैं ना, इसी कबीलों के वो लोग जन कहते थे। और कई सारे कबीले मिलके एक राष्ट्र बनाते थे। अब ये राष्ट्र वैसा राष्ट्र नहीं है जैसा आज बड़े बड़े कंट्रीज हैं। ये राष्ट्र मतलब कुछ कबीले, जो उस एरिया के जो कबीले थे, वो मिल के एक राष्ट्र बनाते थे। एंड राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय किंग, और राजा। और उस राष्ट्र का जो रूल करता था वो राजा उसको रूल करता था, वो उसका हेड होता था। अब ये राजा भी कोई वैसा राजा नहीं था जैसे कि बड़े बड़े, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, या इनसे आप तुलना मत करिएगा। ये राजा सिर्फ एक छोटे लेवल के थे जिनके पास उतनी शक्तियां भी नहीं थी। बस ये सिर्फ एक एज अ हेड होता था कि किसी हर जगह जो अपनी बात रखते थे। और ये राजा जो है, इनके कुछ ऑफिशियल से, जिनकी हेल्प से वो अपना कार्य करते थे, जिनमें सबसे मुख्य थे वो थे पुरोहित जो थे फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे। फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल होते थे पुरोहित यानी कि जो उनकी चीफ प्रीस्ट। देखिए, जो वैदिक लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो महत्व देते थे वो धर्म को देते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ था तो वो धर्म था। और जो पुरोहित होता था वो सबसे
ज़्यादा जो ज्ञानी उसी को माना जाता था धर्म के प्रति। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती थी वो पुरोहित को दी जाती थी, जो कि फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल होता था। उसके अलावा जो राजा की सेना होती थी उसका जो चीफ होता था उसको सेनानी कहते थे। देखिए तब की सेना भी कोई आज जैसी सेना नहीं है कि जिसका एक प्रॉपर फंक्शन हो, प्रॉपर सिस्टम हो। तब की सेना कैसी थी कि जैसे जब आपस में कहीं युद्ध हो, जैसे दो कबीले आपस में लड़ गए तो फिर कुछ समय के लिए जो वहीं के गांव के वहाँ के जो लोग होते थे जिनका कुछ और पेशा होता था, वही लोग सेना के भाग हो जाते थे, जाके लड़ाई करते थे। लड़ाई खत्म होने के बाद फिर वो एज यूजुअल अपने काम में लग जाते थे। उनको फुट सोल्जर्स कहा जाता था एक तरीके का। उसके अलावा असेंबलीज होती थी जिसको सभा या समिति कहते थे। अब ये असेंबलीज जैसे कि संस्थाएं थी या सभा थी, जैसे कि जो समिति होती थी वो ग्रामीण लेवल पे होती, जैसे गांव लेवल पे, ग्राम लेवल पे जो आयोजन होते थे या जो मीटिंग्स होती थी उनको समिति कहते थे। और जो थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे होता था उसको सभा कहते थे। इस सभा में क्या है कि जो और ज़्यादा जो उनके मुख्य लोग होते थे जो इस सभा में पार्टिसिपेट करते थे, और समिति में आम जनता, जो गांव की आम जनता होती थी वो समिति में भाग लेती थी, और सभा में जो मुख्य आदमी होते थे वो सभा में भाग लेते थे। और ये सभा और समिति, इनके हेल्प से जो राजा था वो अपना कार्य करता था। और एक बहुत ही खास बात थी कि सभा और समिति में औरतों को भी प्रमुख स्थान दिया जाता था। देखिए उस समय में भी हमने सिंधु घाटी में सभ्यता में भी देखा और वैदिक पीरियड में देख रहे हैं कि जो स्त्री है इसको बहुत वैल्यू दी गई है, मतलब इनको समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि धीरे धीरे जब मॉडर्नाइजेशन होता गया तो धीरे धीरे कम होता गया और अब धीरे धीरे फिर उनका स्तर उठ रहा है। लेकिन शुरू में देखिए कि ये लोग स्त्री को बहुत वैल्यू देते थे। सभा और समिति में भी स्त्रियों का पूरा योगदान रहता था। उसके अलावा स्त्रियों को उस समय बाल विवाह प्रचलित नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था। दूसरी चीज, स्त्रियों को दूसरी शादी करने का अधिकार प्राप्त होता था, यानी जैसे अगर उनका पति खत्म हो जाता है तो उनको अपने उस देवर से शादी करने का अधिकार प्राप्त होता था, यानी कि पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, बाल विवाह नहीं होता था। साथ साथ वो सभा और समिति में बराबर भागीदारी लेती थी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय स्त्रियों को जो है समान अधिकार प्राप्त थे, उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था उनको। उसके अलावा ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण। ये हम सब ने सुना होगा कि जो ऋग्वैदिक पीरियड था या जो वैदिक पीरियड था वो उन्होंने पूरे सोसाइटी को 4 वर्ण में विभाजित किया था। और इसके बारे में जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके बारे में इसके बारे में 10वें मंडल में जानकारी मिलती है। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन होते थे? टीचर्स एंड प्रीस्ट्स। जो टीचर्स होते थे, जो शिक्षक होते थे, और जो प्रीस्ट्स होते थे, जो पंडित होते थे, उनको ब्राह्मण्स कहा जाता था, क्योंकि वो उनके पास जानकारी, उनके पास नॉलेज होती थी और वो इसीलिए उनको श्रेष्ठ माना जाता था। दूसरे नंबर पे आते थे क्षेत्रीय। क्षेत्रीय यानी जो रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जितने रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो क्षेत्रीय कहलाते थे। तीसरा वैश्य, जो फार्मर्स मतलब जो किसान होते थे, मर्चेंट्स, छोटे मोटे व्यापारी, अपना उद्योग धंधे वाले जो लोग होते थे वो वैश्य की श्रेणी में आते थे। और सबसे लास्ट शूद्र। शूद्र में जो लेबर तबका होता था, जो मजदूर वर्ग होता था, आर्टिजन्स होते थे, वो शूद्र कहलाते थे। और देखिए एक बहुत ही प्रमुख बात ये कि जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। जो क्लासिफिकेशन था वो कर्म पर निर्भर था, यानी जिसका जैसा कर्म होता था, जो ऑक्यूपेशन होता था, उसी हिसाब से उसको उसी वर्ड में उसको रखा जाता था। एंड वॉज नॉट हेरिडिटरी एज इट बिकेम लेटर, यानी कि ये ऐसा नहीं था कि आप जिस वर्ड में, जिस कुल में पैदा हो गए फिर आप उसी के माने जाएंगे, जैसा कि अब हो गया है। तो अब देखिए कि जो ये व्यवस्था बनी थी वो कैसे बनी थी।
जो ये अभी भी तो वही व्यवस्था चल रही है, लेकिन अब उसने अपना रूप बदल लिया है। पहले जो अब क्या है, ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले, मतलब अब कास्ट सिस्टम जो ऐसा बन गया, ये हेरिडिटरी बन गया, मतलब जो जिस परिवार में जन्म ले वो वही बन जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब शुरुआत में ये सिस्टम बना तब कर्म के आधार पर बना। और इसमें जो नौवां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें लिखा भी है, जिसमें एक आदमी कहता है कि मैं गायक हूँ, मेरे पिताजी फिजिशियन हैं। मतलब यानी कि उसका कहने का मतलब कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। जैसे किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी है तो उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, और उसी में कोई एक व्यक्ति बहुत ही शारीरिक रूप से बलवान है, पावर कर सकता है वो, तो उसको हम क्षेत्रीय कह सकते हैं। यानी कि जो भी वर्ण व्यवस्था थी वो क्लासिफिकेशन था, वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। और ये बहुत ही प्रमुख बात है वैदिक पीरियड की। उसके अलावा आर्यंस वर प्राइमरली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल पीपल हु रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउज। देखिए, वैदिक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई वो गायों को दी गई, और कहीं ना कहीं वही कारण है जो आज तक गायों को जो महत्व दिया जाता है। आखिर हम आर्यन से तो हैं, उन्हीं की हम लोग संतानें हैं, तो वही चीज़ें आज भी हमारे समाज में हैं। जो आज गायों को इतनी महत्व दी जाती है, ये उस तब की देन है। उस टाइम पे जो गायें होती थी वो सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की होती थी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो उतना ज़्यादा धनवान माना जाता था। उस टाइम पे पैसे नहीं थे, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लोगों के पास सबसे प्रमुख गायें होती थी। उसके अलावा उनके पास कुछ और ऑर्नामेंट्स या कुछ भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स या जो भी होते थे, उसी के बल पे उनकी वेल्थ मानी जाती थी। तो जो सबसे ऋग वैदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में जो सबसे प्रमुख पेशा था वो था पशुपालन, और दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर। और हम आगे देखेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड में कैसे धीरे धीरे जो प्रमुख पेशा वो एग्रीकल्चर बन गया और उसके बाद पशुपालन हुआ। लेकिन अभी ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, और पशुपालन के बेस पे ही ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। एग्रीकल्चर ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में उतनी ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। यानी कुछ बहुत सीमित ही ऐसे अनाज थे जिसको ये लोग पैदा करते थे। दे वर्शिप पावर्स ऑफ नेचर, और जो वो नेचर की पूजा करते थे, वो नेचर को ही अपना भगवान मानते थे। इंद्र, अग्नि एंड वरुण, इंद्र, अग्नि और वरुण वर द मोस्ट पॉपुलर डाइटीज ऑफ दैट पीपल। देखिए, टोटल ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से ये 3 प्रमुख है, इंद्र, अग्नि और वरुण। और इनमें भी जो इंद्र थे उनको सबसे महान देवता माना जाता था। तो ये लोग नेचर की पूजा करते थे, और ये कुल 33 देवी देवताओं की लोग पूजा करते थे, जिसमें इंद्र, अग्नि और वरुण ये सबसे मोस्ट पॉपुलर थे। उस टाइम पे क्या था कि वेरी लिटिल ट्रेड वाज देयर, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित थी। वैदिक सभ्यता के कंपैरिजन में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बहुत ज़्यादा विकसित थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर लिया था। वो एक अर्बन व्यवस्था थी। वो यहाँ तक कि दूसरे सिविलाइजेशन से, दूसरे देशों में, विदेशों से अपना ट्रेड करते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वेरी लिटिल ट्रेड वॉज देयर, उनका दूसरे देशों से तो कोई संबंध था नहीं। वो अपने में भी उनका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, गायों को, गोल्ड ऑर्नामेंट्स को ये आपस में एक्सचेंज करते थे। यही एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था उनको। जब और उस टाइम पे कृषि इतनी ज़्यादा विकसित हुई नहीं थी कि वो कृषि के बेस पे अपना कोई उद्योग कब करेंगे, वो व्यापार कब करेंगे, जब उनका प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होगा। प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर उतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उनका ट्रेडिंग भी, व्यापार भी सीमित था। तो हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में उनका राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका धार्मिक व्यवस्था कैसी थी।
अब इसके बाद जो हम अगली वीडियो लेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इसके बाद 1000 BC से 600 BC के दरमियान क्या बदलाव आया वैदिक पीरियड में, वैदिक सभ्यता में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।